भारत में प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ रचने वाले हैं इतिहास। मोदी की प्लानिंग से हिले नासा के चूल्हे, एलन मस्क को रगड़ने जा रहा है भारत का इसरो। दोस्तों, इसरो के अंतरिक्ष मिशन में बढ़ते कदम अमेरिका, रूस, चीन के होश उड़ा रहे हैं। वैसे तो इसरो ने सालों पहले ही दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया था। इसरो ने कुछ साल पहले 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया को चौंका दिया था। एक साथ इतने विदेशी उपग्रह भेजने का ये रिकॉर्ड है। वहीं अब इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कदम बढ़ाने जा रहा है जिससे भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया से मीलों तक नहीं बल्कि कई प्रकाश वर्ष आगे कर देगा। और तब दुनिया के बाकी स्पेस एजेंसी भारत से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। वैसे पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी ये जानती है कि सबसे विश्वसनीय, किफायती और बेहद कम वक्त में लॉन्च करने की क्षमता इसरो के वैज्ञानिकों में ही है। ये काबिलियत दिखाने के बाद भारत एक बार फिर दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का ऐसा डंका बजाने जा रहा है कि जिसकी गूंज पूरे अंतरिक्ष में गूंजने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत में प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ इतिहास रचने वाले हैं, जिसके बाद भारत का तिरंगा हर जगह फहर जाएगा। इस वीडियो में भारत और निजी क्षेत्र से जो खेल खेलने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 10 जून को मोदी कौन सा नया पत्ता खोलने वाले हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत सबको पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष में अपना नाम सबसे ऊपर लिखने वाला है, जिसने एलन मस्क की नींद अभी से हराम कर दी है। तो अमेरिका की नासा और चीन की CNSA के दफ्तर में हलकान मचा हुआ है। अंतरिक्ष में अमेरिका के प्राइवेट दादागिरी को चैलेंज, इसरो ने फिर रचा इतिहास, चीन की उड़ने लगी हवाइयां, स्पेसएक्स और अमेज़न को टक्कर देंगी स्वदेशी कंपनियां। दोस्तों, इसरो अब निजी क्षेत्र को अपने साथ लाकर देश का नाम रोशन करने के लिए सहयोग कर रही है। यही वजह है कि आज कई बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनियां इसरो के साथ एक के बाद एक अंतरिक्ष मिशन को कामयाब कर रही हैं। बात चाहे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस या फिर एरियन स्पेस की हो, ये सभी कंपनियां इसरो के साथ मिलकर नया इतिहास रच रही हैं। अब इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर टाटा को भी इसरो का सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजर उस अंतरिक्ष के बादशाह सैटेलाइट पर है जो देश में एक नई ही क्रांति ला देगा। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-24 फ्रेंच गुयाना के कोरू से 22 जून को लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्चिंग देश के प्राइवेट प्लेयर टाटा के लिए हो रही है। मोदी सरकार एक के बाद एक देश के प्राइवेट प्लेयर्स को अंतरिक्ष में तूफान लाने को हरी झंडी दे चुकी है। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक तगड़े करार के तहत हो रही है, जो GSAT-24 सैटेलाइट के जरिए अपने पहले डिमांड ड्राइवन मिशन का आगाज कर रही है। इस सैटेलाइट को लेकर इसरो ने कहा है कि GSAT-24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जो 4180 किलो का है और ये देश में DTH सेवाओं में एक नई ही क्रांति ला देगा। इससे न केवल अखिल भारतीय कवरेज मुहैया होगा बल्कि इसकी पूरी की पूरी क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी गई है और अब ये फ्रेंच गुयाना में फाइनल टेस्टिंग से गुजर रहा है, जहां से ये 22 जून को उड़ान भरेगा। वैसे दोस्तों, इस उड़ान से पहले ही गुजरात के भोपाल में मोदी एक बड़ा धमाका करने वाले हैं जो भारत के अंतरिक्ष उड़ान में नया ही बवंडर ला देगा। मैं आपको मोदी के इस प्लानिंग से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अंतरिक्ष जगत से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बेहद फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको इसरो या इसरो के किसी भी मिशन के बारे में जानना है तो आपको कोई किताब या फिर आर्टिकल खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन सभी अंतरिक्ष मिशन की जानकारी कभी भी कहीं भी ले सकते हैं, वो भी सुनते हुए। जी हां दोस्तों, कुकू FM में, जिसमें बुक समरीज हैं, बायोग्राफी और कोर्सेज भी हैं। इसके साथ ही भारत के सबसे तगड़े मिशन चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल मिशन की जानकारी कुकू FM पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस प्लेटफॉर्म के प्रीमियर शोज को सुनने की कीमत है 399 रुपए पर ईयर। तो आप लोगों में से 250 शुरुआती लोगों के लिए एक खास डिस्काउंट है और वो है 50% का सीधा डिस्काउंट। अगर आप मेरा कूपन कोड IIN50 इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट पड़ेगी 200 रुपए पर ईयर। तो जरूर इसे चेकआउट करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, एक बार इसे ट्राई जरूर करिए। और अब मैं आपको बताता हूं देश के धांसू सैटेलाइट GSAT-24 के बारे में। देश के धांसू सैटेलाइट GSAT-24 के बारे में, जिसे टाटा प्ले के लिए डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवाओं के लिए बनाया गया है, जिसे लॉन्च करने और GTU कक्षा में स्थापित करने के लिए एरियन स्पेस को चुना है।
पहले इस उपग्रह को इस साल की पहली तिमाही जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये 22 जून को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला है। दोस्तों, ये 25वां भारतीय उपग्रह होगा जिसे एरियन स्पेस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान से पहले ही मोदी ने तगड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर लिया है और इसके लिए पीएम मोदी 10 जून को गुजरात के अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के हेड ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि देश के लिए अंतरिक्ष का रास्ता इसी अहमदाबाद से ही निकला था और उस साइंटिस्ट का नाम था विक्रम साराभाई। और दोस्तों, अब गुजरात के रास्ते देश की ही वो प्राइवेट कंपनियां उड़ान भरने वाली हैं जिस कंपनियों के दम पर अमेरिका अंतरिक्ष में तहलका मचा रहा है। यानी अब भारत से एलन मस्क की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां उड़ान भरने वाली हैं। इस काम के लिए मोदी मंत्रिमंडल ने जून 2020 में इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी थी। इन स्पेस एक नोडल एजेंसी है जो निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के संचालन के अलावा अंतरिक्ष विभाग के प्रतिष्ठानों के इस्तेमाल की सुविधा दे रही है। इससे इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का समय है जिसे तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार हैंडलर की भूमिका न निभाए बल्कि एनेबलर की भूमिका निभाए। इसरो के मुताबिक आईएन स्पेस ई प्राथमिकताओं और तैयारी के स्तर के आधार पर इसरो एनएसआईएल और एनजीपीई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत लॉन्च मैनिफेस्ट तैयार करेगी। यह अंतरिक्ष गतिविधियों में एनजीपीई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार और हैंड होल्डिंग प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र पर भी काम करेगी। दोस्तों, ये एजेंसी डीओएस के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगी जो अंतरिक्ष में एक नया ही एटमॉस्फेयर तैयार कर देगी, क्योंकि इसरो तो पहले से ही भौकाल मचा रहा है और अब प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में कूद कर नया ही कीर्तिमान तय करने लगेंगी। दोस्तों, इस वक्त भारत का इसरो कुछ ऐसे काम कर रहा है कि नासा की चूलें हिली हुई हैं, तो एलन मस्क भी बेहद परेशान है क्योंकि भारत उन मिशन पर आगे बढ़ा हुआ है जो नए कीर्तिमान की कहानी लिखने वाले हैं। अंतरिक्ष में अब चीन को पटकेगा भारत। दोस्तों, कम बजट में बेहतरीन परिणाम देना इसरो की खासियत रही है और यहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण भी रखे हैं। नासा या बाकी एजेंसियों से तुलना करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सालाना बजट $23.3 बिलियन का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सालाना बजट $7 बिलियन का है, जबकि दुश्मन देश चीन की स्पेस एजेंसी का बजट 8.9 बिलियन है। वहीं रूस की स्पेस एजेंसी का बजट $3 बिलियन का है। वहीं इसरो का सालाना बजट केवल $1.8 बिलियन यानी करीब 13,700 करोड़ रुपए है। ये बजट नासा के सालाना बजट के 10% से भी कम है, लेकिन इसके बाद भी इसरो ऐसे काम कर देता है जो नासा नहीं कर पाता। और दोस्तों, इस साल चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। इस मिशन की तस्वीरें इसरो ने सभी के सामने पेश कर दी है। यह मिशन चंद्रयान 2 के बाद बनाया गया है जो 2019 में चंद्रमा के पास क्रैश लैंड हुआ था। यह सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिर गया था। इसरो को कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस साल अगस्त में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाए। तो वहीं चंद्रयान 3 के अलावा इसरो अपने आने वाले मिशन आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन को लेकर भी तैयार है। इसरो 2022 अगस्त में गगनयान के प्रक्षेपण से पहले अगले 7 महीनों के भीतर 2 मानव रहित उड़ानें पूरी करने के टारगेट पर है। इसरो ने गगनयान के इंजन की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने ह्यूमन रेटेड GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल के कोर L110 लिक्विड स्टेज इंजन को डेवलप करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, इसरो अपने छोटे रॉकेट को ठोस ईंधन मोटर का भी टेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही आदित्य L1 मिशन की पृथ्वी सूर्य प्रणाली के पहले लैंग्वेज बिंदु में रखा जाएगा। यह सूर्य के कई गुणों जैसे कोरोनल मास इजेक्शन के डायनेमिक्स और ओरिजन के बारे में पता लगाएगा। भारत पहले से ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रमा और सौर मिशनों को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है। ईएसए का कहना है कि उसके ग्लोबल डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंटीना दोनों मिशनों के लिए हर संभव मदद करेंगे। वो अंतरिक्ष यान पर नजर रखेंगे, महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी लोकेशन को पिन पॉइंट करेंगे और साथ ही कमांड भी देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो एक और प्रोजेक्ट को अंजाम दे चुका है जिनसे न केवल एलन मस्क बल्कि चीन के स्पेस इंडस्ट्री के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पर कतरने के लिए इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV को तैयार कर चुका है, जो छुटकू रॉकेट के नाम से चर्चा में है। छुटकू रॉकेट यानी SSLV को छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। 120 टन के लिफ्ट ऑफ मास के साथ 34 मीटर लंबा SSLV 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन वाला रॉकेट है। इसमें 500 किलो का उपग्रह 500 किलोमीटर से कम पृथ्वी की कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। 300 किलोग्राम तक का उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है।
यानी दोस्तों, अंतरिक्ष के जंग में दुश्मनों को सरेंडर कराने के लिए इसरो ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन नई पीढ़ी के कॉम्पैक्ट रॉकेट को राइड शेयर मोड पर बनाया जा रहा है, यानी कि ये लॉन्च व्हीकल्स छोटे उपग्रहों को बेहद कम लागत पर अंतरिक्ष में स्थापित कराएंगे। साथ ही इनकी व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि रॉकेट्स की सप्लाई लॉन्च ऑन डिमांड के तर्ज पर की जा सके। चीन जैसे विरोधी देशों और एलन मस्क की स्पेस एक्स को कोटने के लिए भारत ने एक तरह से यह स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है। तो वहीं प्राइवेट कंपनियों के लिए इसरो के दरवाजे खोल दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सालों पहले यह काम कर दिया था। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। स्पेस एक्स दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का काम भी करती है। इसका सालाना बजट करीब $500 बिलियन का है, लेकिन अब इसकी बादशाहत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्टार्टअप तेजी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद का कहना है कि इस नीति के तहत भारत में भी स्पेस एक्स जैसी कंपनियां शुरू करने की कवायद शुरू की जा रही है, जिससे भारत और नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों की नई तकनीक पर काम चल रहा है। ये एक कम लागत वाला खेल है, इससे अंतरिक्ष क्षेत्र बदल जाएगा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली के अनुमान है कि साल 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा, और इस वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 2% की है। लिहाजा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए भारत के सामने एक बड़ा अवसर है, और इस काम में इसरो ने अपने दम पर टेक्नोलॉजी को लेकर जो विस्तार किया है वो इसे विश्व के अग्रणी स्पेस एजेंसियों में से एक बनाता है। वही स्पेस एक्स की बात करें तो फॉल्कन रॉकेट की खासियत की वजह से उसके मिशन सस्ते होते हैं। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद धरती पर वापस आ जाता है। रॉकेट्स को वापस पृथ्वी पर लाकर उन्हें फिर अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार करने से लागत भारी कम हो जाती है, लेकिन इसका भी तोड़ इसरो ने निकाल लिया है। इसरो वो तकनीक विकसित कर चुका है जो रॉकेट को फिर से यूज लायक बना देती है। तो वहीं ऑन डिमांड सैटेलाइट भेजने वाली पॉलिसी इसमें बवाल ही ला चुकी है। भारत की कई प्राइवेट कंपनियां भी अब कदम तेजी से आगे बढ़ा चुकी हैं। देश की कई स्काई रूट स्टार्टअप जैसी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। हाल ही में स्काई रूट ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम-1 रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसके जरिए देश के पहले निजी रॉकेट इंजन रमर का सफल परीक्षण पूरा हुआ। अग्निकुल कॉस्मोस भी तेजी से स्पेस तकनीक डेवलप करने में लगा है। तो वहीं देश के सबसे भरोसेमंद रॉकेट यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एंड टू एंड उत्पादन के लिए HAL, L&T, बेल, अडानी, BEML और भेल ने इंटरेस्ट जताया है, जिसे देखकर चीन के तोते उड़े हुए हैं। चीन की धड़कनें इस वजह से भी बढ़ी हुई हैं कि इसरो कम लागत में अपने मिशन कैसे लॉन्च कर देता है, जबकि सस्ते माल और सस्ते काम के लिए दुनिया में चीन का ही नाम आता है, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो ये काम नहीं कर पा रहा है। चीन और दुनिया के बाकी देशों समेत स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों की नींद तो अब और उड़ेगी, क्योंकि इसरो के साथ अब भारत के स्टार्टअप भी तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए आविष्कार जो कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत के स्टार्टअप्स इसरो की मदद से अंतरिक्ष मिशनों को इतना सस्ता बना देंगे कि दुनिया के हर देश का सैटेलाइट इसरो की मदद से ही अंतरिक्ष में जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार को स्पेस जगत में बढ़त हासिल करने के लिए और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी बात सीधे सरकार तक पहुंचे और आप भी सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा सकें।